नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शर्ष यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन कल आउट हो चुका है और बम्पर वैकेंसीज आई हैं। आई शुड से 13,700 समथिंग वैकेंसीज हैं और इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज जो लोग काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं। और मतलब एक हाई चांस है कि उन लोग का सिलेक्शन इस बार डेफिनेटली हो ही जाएगा, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। मेहनत अगर आप लोग की लगातार चल रही है तो इस बार गारंटेड है आप लोग सिलेक्शन ले जाओगे, है ना। मतलब एक जो वो होता है ना कि दावेदार कौन है इस बार ज्यादा, तो दावेदार वही है जो मतलब ऑलरेडी मेंस की पहचान रखता है कि मेंस में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, जिसके पास मेंस का एक्सपीरियंस है, मेंस देने का 1 या 2 मेंस का एक्सपीरियंस है, जिसकी तैयारी प्रॉपर है, वो प्रबल दावेदार है। ऐसा नहीं है कि जो लोग फर्स्ट टाइम देंगे वो लोग दावेदार नहीं है, वो भी हैं अगर उन लोग की तैयारी प्रॉपर तरीके से है, अगर वो लोग भी प्री और मेंस दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चल रहे हैं। तो केवल प्री से ही वर्क कर रहे हो तो फिर मेंस में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन जिसके पास मेंस का भरपूर एक्सपीरियंस है वो इस एग्जाम का प्रबल दावेदार है, क्योंकि 13,000 प्लस वैकेंसीज का मतलब समझ रहे हो, पिछले 5 साल में कभी इतनी वैकेंसीज नहीं आई जितनी इस साल आई है। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या क्या है इस बार नोटिफिकेशन में। कंप्लीट डिटेल्स हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे देख लेते हैं वैकेंसी डिटेल टोटल जो आई है, अपने पास कितनी वैकेंसीज आई है। 13,735 पोस्ट है टोटल हमारे पास, जिसमें से हर एक कैटेगरी में अलग अलग डिवाइडेड है वैकेंसीज। जो जनरल कैटेगरी में है 5870 पोस्ट अवेलेबल है। ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लिए 1361, ओबीसी के लिए 3001 पोस्ट है, एससी के लिए 2118 पोस्ट एंड एसटी के लिए 1385 वैकेंसीज है, पोस्ट है। इतनी हम लोग ने इसमें प्रॉपर डिवाइड कर दी है। मैंने यहाँ पे स्टेट वाइज मेंशन नहीं करी है कि किस स्टेट में कितनी है, वो तो आप सभी लोग ने देख ली होगी, कल से इतना चल रहा है यूट्यूब पे, सभी जगह से देख ली होगी। ये हम लोग ने बस यहाँ पे एक छोटा सा अपनी तरफ से डाल दिया है यहाँ पे बताने के लिए कि वैकेंसी टोटल 13,735 है, जिसमें से जनरल कितनी है, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी एंड ओबीसी की सबकी अलग अलग इस तरीके से है, बाइफरकेट कर रखा है। अच्छा, उसके बाद मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की कि एग्जाम की डेट कब से स्टार्ट है, फॉर्म फिलिंग एंड ऑल दैट। तो एप्लीकेशन जो बिगिन हो जाएगा, फॉर्म फिलिंग डेट जो बिगिन हो जाएगी 17/12/2024, मतलब आज से स्टार्ट हो जाएगी, इसकी हो चुकी है आई शुड से। लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने की वो है 7/1/2025, जनवरी 2025 की 7 तारीख को लास्ट डेट है। तो इंतजार मत करो जनवरी तक का, हो सके तो जल्द से जल्द इसको फॉर्म को फिल कर दो, ठीक है। एप्लीकेशन की जो फी है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 750 रुपीज है, क्योंकि हम लोग ज्यादा चाहते हैं, और अदर कैटेगरीज के लिए 0 रुपीज फीस है। तो इस तरीके से इसमें फीस का आपको दे रखा है और इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी है। नेक्स्ट, उसके बाद जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अपना होगा और जो मेंस एग्जामिनेशन होगा उसकी डेट्स भी नोटिफिकेशन में प्रॉपर मेंशन थी। प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होगा वो आपका होगा फरवरी 2025 के अराउंड, फरवरी 2025 के अराउंड, फर्स्ट सेकंड वीक हो सकता है। मेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड टेंटेबली इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल 2025, और जो मेंस एग्जाम होगा एसबीआई क्लर्क का वो मार्च अप्रैल 2025 के अराउंड होगा। तो अगर अभी भी आप लोगों की प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की, अगर अभी भी आप लोग मतलब कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे थे नोटिफिकेशन आएगा तो ही हम पढ़ेंगे, तो भाई अब तो स्टार्ट कर दो, अब तो स्टार्ट कर दो। हम लोगों की तरफ से, टीचर्स कम्युनिटी की तरफ से जितना हो सकता है, वी ऑल आर सपोर्टिंग यू। मेरे चैनल पे भी डेली वीडियोस आती हैं रीजनिंग की, 2 तरीके की, एक पजल की और एक मिसलेनियस क्वेश्चन की, ताकि रीजनिंग में हम लोग अच्छा स्कोर कर सकें। अदर चैनल्स पे भी अलग अलग वीडियोस आती हैं, तो वी ऑल आर सपोर्टिंग यू। बस करना क्या है, आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट करना है ना। चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या चीजें दे रखी हैं। अच्छा, ऐसा नहीं करना केवल प्री के लिए नहीं पढ़ना है, पढ़ना है तो प्री प्लस मेंस दोनों को साथ लेके चलना है, क्योंकि प्री के बाद मेंस में ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 10-12 दिन का टाइम मिलता है, मैं फिर बता दे रहा हूं प्री का रिजल्ट आने के बाद। तो तैयारी करो दोनों की एक साथ, तभी जाके कुछ काम बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये सबसे बड़ा इशू बना हुआ है हर एक बच्चे का। कितने बच्चों के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि सर एलिजिबिलिटी कैसे काउंट होगी, क्या मैं दे सकता हूं, नहीं दे सकता हूं। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, एज लिमिट एज ऑन 1/4/2024, 2024 के अप्रैल की 1 तारीख तक काउंट की जाएगी, मान्यता तब तक की है। नॉट बिलो 20 ईयर्स, 20 से कम नहीं होना चाहिए पर्सन, पहली बात। एंड नॉट अबव 28 ईयर्स, और 28 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब ये 20 से छोटा और 28 से बड़ा कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। दैट इज कैंडिडेट मस्ट हैव बीन नॉट बोर्न अर्लियर देन 2/4/1996। अगर आपका जन्म 1996 ईयर के चौथे महीने, मतलब अप्रैल महीने के 2 तारीख से पहले हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपका जन्म 2 तारीख 4 अप्रैल, मतलब सॉरी चौथा महीना मतलब अप्रैल, 2 अप्रैल 1996 को हुआ है या उसके बाद हुआ है तो आप एप्लीकेबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो।
2 अप्रैल 1996 को जिसका जन्म हुआ है या उसके बाद वो अप्लाई कर सकते हैं। और कब तक के लोग कर सकते हैं? जिन लोग का जन्म 1 अप्रैल 2004 तक हुआ है। 2 अप्रैल 1996 से लेके 1 अप्रैल 2004 तक जिसका भी जन्म हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। और मेरी गारंटी है, इतना बताने के बाद भी अभी भी फिर लोगों के डाउट आएंगे, सर क्या मैं एलिजिबल हूं? तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप ऐसे सवाल अभी भी पूछते हो तो आप एसबीआई क्लर्क की तैयारी सीरियसली करना चाह रहे हो कि नहीं करना चाह रहे हो। ठीक है। फिर रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट, फिर कुछ रिलैक्सेशन पार्ट है कि जैसे काफी लोग होते हैं जिनकी एज इसमें लाइन नहीं करी होगी, जिनकी एज ओवर हो जाती है, लेकिन अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग कुछ रिलैक्सेशन मिला हुआ है। SC ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन है, अगर मतलब जैसे उनकी 28 हो गई है एज, लेकिन उनके पास 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, वो 33 ईयर्स तक दे सकते हैं। OBC वाले 31 तक दे सकते हैं, मतलब 28 के अगर हो गए तो वो 31 तक दे सकते हैं। फिजिकली विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जनरल और EWS 10 ईयर्स की उनके पास क्या कहते हैं एलिजिबिलिटी है, रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट। और SC ST वालों के पास 15 ईयर्स का है। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और OBC वालों के लिए 13 ईयर्स का है। बट आई डोंट थिंक कि इसमें मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स आते होंगे, यही जो रिलैक्सेशन वाला है इसमें ही ज्यादातर लोग आ जाएंगे अपने SC ST और OBC। जनरल वालों के लिए कोई भी अपना इसमें एज रिलैक्सेशन पार्ट नहीं है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। एज ऑन 31/12/2024 दिसंबर 2024 तक की कैलकुलेट करके बता रहे हैं। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। Candidates having integrated dual degree IDD certificate should ensure that the date of passing the IDD is on or before 31/12/2024। कहने का मतलब यह है कि आप लोग के पास आपकी डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री इस तारीख तक या इससे पहले तक आ जानी चाहिए। आपकी जो भी मार्कशीट है, जो भी आपके पास रिजल्ट है ना, वो सब इस पासिंग ईयर, जो भी आपका पासिंग मार्क्स है, जो भी आपके पास रिजल्ट है, इस तारीख तक या इससे पहले तक आ जाना चाहिए। ठीक है, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए बोला है। और दोज हु आर इन द फाइनल ईयर, जो लोग फाइनल ईयर में है ऑफ देयर ग्रेजुएशन में ऑल्सो अप्लाई, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वह शर्त इतनी सी है कि उन लोगों को फाइनल जब सिलेक्शन होगा, जब फाइनल अलॉटमेंट होगा, उनका सिलेक्शन जो होगा, तो उनको प्रूफ देना होगा, प्रोवाइड करना होगा कि उनकी जो रिजल्ट थी, जो फाइनल रिजल्ट था, जो उनका फाइनल ईयर का रिजल्ट था, वो 31/12/2024 तक उनके पास प्रूफ होना चाहिए। चाहे वो ऑनलाइन दिखा दे कि ऑनलाइन वेबसाइट पे आ गया था, या कॉलेज की मार्कशीट मिल गई, जो भी मिल गया हो, इस तारीख तक वो दिखा दे। इस तारीख तक का अगर होगा तो वो लोग को फाइनली सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर नहीं होता है तो जिन लोग की ग्रेजुएशन हो चुकी है वही लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहां पे, ये क्या है, द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर क्या हम अदर स्टेट्स, अदर रीजन से अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे भाई मैं पहले ही बता दे रहा हूं, अदर रीजन, अदर स्टेट से अप्लाई करने का जो लोगों के अंदर वो रहता है ना कि क्या हम इधर से कर दें, उधर से कर दें, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी लैंग्वेज के लिए, है ना। जब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, LPT जब होगा, तब उसमें दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी, सपोज आप यूपी के हो और आपने महाराष्ट्र से अप्लाई कर दिया, बट आपको मराठी बोलनी नहीं आती, लिखनी नहीं आती, तो वहां पे कहीं ना कहीं जब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा मेंस एग्जाम के बाद, जब फाइनल सिलेक्शन में जब LPT होता है, तो वहां कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो बहुत सोच समझ के अदर स्टेट से भरना, ऐसे स्टेट में भरना जहां पे आपकी लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी जाती हो, जहां पे आपकी लैंग्वेज बोली जाती हो, जहां पे आपकी लैंग्वेज प्रॉपर चलती हो। सपोज आपने देखा कि भाई कर्नाटका में लेट्स से बहुत हाई वैकेंसीज आई है, जो कि नहीं आई है, बहुत कम वैकेंसीज आई है ना। लेट्स से तमिल साउथ में आप चले गए, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा वैकेंसी आई है, वहां से अप्लाई कर दिया, और आपको साउथ की एक लैंग्वेज नहीं आती है, तो बहुत ज्यादा आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। आपका एग्जाम तो क्लियर हो गया, लेकिन आप LPT में फेल हो जाओगे और आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो बहुत सोच समझ के अपने ही स्टेट से फिल करिएगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वैकेंसीज, जो भी वैकेंसीज आई है अपने स्टेट से करो और फायदे में रहो। ठीक है। फिर बोला गया सिविल स्कोर के बारे में, सिविल स्कोर के बारे में कुछ चीजें बोली गई हैं। कैंडिडेट्स हु हैव डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट, ये बहुत ज्यादा एक डाउट बना हुआ, सर क्या है ये, पूरा मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। सिविल स्कोर के बारे में बस इतना सही कहूंगा कि अगर आपने किसी लोन फोन नहीं ले रखा है, कुछ भी नहीं है, तो आपके लिए सिविल लोन वगैरह, सिविल स्कोर वगैरह कोई मायने नहीं रखता, कोई झंझट में नहीं पड़ना है, मजे लो आप। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने लोन ले रखा है और आपकी नीयत खराब हो गई है, आपका मन बदल गया कि मैं तो आराम से पे करूंगा और जब मेरी सरकारी नौकरी लग जाए तब मैं पे करूंगा, अभी मेरे पैसा नहीं है, तो भाई सबसे बड़ी गलत फहमी में हो। अगर आपने लोन ले रखा है तो उसको एज सून एज पॉसिबल उसको रीपे कर दो, वापस कर दो, उससे आपका सिविल स्कोर मेंटेन हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर नहीं करते हो तो अगर आपका सिविल स्कोर मैच नहीं करेगा, अगर आपका जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, जो भी आपने लोन ले रखा है बैंक से या कहीं से भी NBFC वगैरह से,
तो कहीं ना कहीं पे आपका सिविल स्कोर खराब करेगा, जो आपके सिलेक्शन के प्रोसीजर में बाधा बनेगा। तो बस इतना ही कहूंगा, अगर ले रखा है किसी ने भी तो उसको जल्द से जल्द क्लियर करें और एक सेफ जोन में रहें, और अपना सिविल स्कोर अपने आप इंप्रूव हो जाएगा जब आप उसको टाइमली पेमेंट कर दोगे या सबमिट कर दोगे तो। और जिसने नहीं ले रखा है लोन फोन, तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात है नहीं, उसके लिए सिविल स्कोर कोई टेंशन की बात नहीं है, वो मस्ती मारे बस, ठीक है। आगे सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? सिलेक्शन प्रोसीजर ये है कि द सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें 2 पार्ट में एग्जाम होगा, प्रीलिम्स और मेंस, एंड टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज। जो भी लोकल लैंग्वेज आपने चुनी होगी उसका टेस्ट होगा। या अगर आपने आपके लोकल लैंग्वेज हिंदी बोली जाती है, कहीं पे मराठी बोली जाती है, कहीं पे तेलुगु तमिल जो भी बोली जाती है, उसका आपका टेस्ट होगा आफ्टर द मेंस एग्जामिनेशन, जब आपका वेरिफिकेशन वगैरह होगा जो भी आपका होता है मेंस एग्जाम के बाद, ठीक है। फेज 1 में प्रिलिमिनरी एग्जाम में क्या क्या आता है? आपके 3 सब्जेक्ट आएंगे, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट, ठीक है। मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा आपके इंग्लिश में। न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी में इंग्लिश के साथ साथ आपके कोई और लैंग्वेज जैसे आपने चूज करी है हिंदी या उर्दू, जो भी होगी वो आपको साथ में अपीयर हो जाएगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके जो रहते हैं इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चंस और रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन। टोटल इट विल मेक 100 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन बनेंगे। मैक्सिमम मार्क्स इंग्लिश के 30, क्वांट के 35, रीजनिंग के 35 और टोटल मार्क्स कितने बनेंगे आपके? 100 मार्क्स बनेंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, सभी में 20-20 मिनट का सेक्शनल टाइम मिलेगा। 20 मिनट के बाद पेपर आपका अपने आप दूसरे सेक्शन में चेंज हो जाएगा, इंग्लिश के बाद रीजनिंग पे, रीजनिंग के बाद मैथ्स पे, जो भी ऑर्डर एग्जाम में मिलेगा। टोटल 1 घंटे मिलेंगे और हर एक सेक्शन के लिए 20-20 मिनट आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ईच टेस्ट विल हैव अ सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन्ड अबव। हर एक टेस्ट की सेपरेट टाइमिंग होगी, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ की। There will be negative marking for wrong answer in the objective test. 1/4 of the mark assigned for question will be deducted for each wrong answer. तुक्का नहीं मार के आना है। बच्चों का रहता है कि चलो ठीक है अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए तुक्का मार देंगे, तुक्का मारोगे गलत हो गया तो 1/4 तो जाएगा ही जाएगा, साथ में जो गलत किया है वो भी जाएगा, तो मतलब 1 नंबर जाएगा और 1/4 0.25 भी जाएगा, मतलब फ्री के 1.25 नंबर चले जाएंगे आपके। तो तुक्का उक्का नहीं करना है, जो आता है वही करके आना एग्जाम में, इतना कॉन्फिडेंस बना के रखना, एक्यूरेसी मेंटेन करना। नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर प्रेस्क्राइब्ड फॉर इंडिविजुअल टेस्ट। जैसा कि आईबीपीएस क्लर्क आरआरबी वगैरह में होता है कि सेक्शनल वाइज कट ऑफ जाती है, इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, ना इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ, ना रीजनिंग की, ना मैथ की। आपको ओवरऑल कट ऑफ निकालनी होगी, जो भी आपकी कट ऑफ जाएगी। लेट से 100 में से 75 कट ऑफ गई है, तो आपने मान लो रीजनिंग और क्वांट को मिला के ही आपके 75 आ रहे हैं। नो नीड कि आपके मतलब इंग्लिश में कितने आए, सेक्शनल कट ऑफ 5-10 आए कि नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ओवरऑल निकालना है, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। और फॉर एग्रीगेट स्कोर सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन, मतलब सेक्शन वाइज के लिए मना कर रहा है साफ साफ। एडुकेट नंबर ऑफ कैंडिडेट, अब प्री का एग्जाम तो हो गया, मान लो प्री का एग्जाम हो गया, सब कुछ हो गया, मेंस के लिए कैसे हम लोग को क्वालिफाई करेंगे, कितने लोग जाएंगे, कैसे कैसे जाएंगे। Adequate number of candidate in each category as decided by the bank approximately 10 times the number of vacancies. जो वैकेंसीज आई हैं उसके 10 times person will be shortlisted for the mains examination. Let's say 13,000 वैकेंसीज है, 13,000 का 10 times 1,30,000 हो गए, तो 1,30,000 लोग मेंस के एग्जाम में अपीयर होंगे एसबीआई क्लर्क के। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हर एक स्टूडेंट के लिए जो काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, 1 साल 2 साल से जो लोग लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ चीजें रह जा रही हैं, और जिन लोगों ने इस साल भी स्टार्ट करा है तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, उसके बाद फिर हम मेंस की बात करते हैं कि अब मान लो प्री का एग्जाम निकल गया आप लोगों का, बहुत अच्छा आप लोगों ने सबने स्कोर किया है, सब बढ़िया किया है, अब मेंस में आ गए आप लोग। मेंस के लिए मैं फिर बता दे रहा हूं, रिग्रेट बाद में करोगे अगर अभी से मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हो प्री के साथ साथ, तो प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी करोगे तो बाद में कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। और अगर मेंस का इंतजार करोगे, प्री का रिजल्ट आ तो जाए, पहले मैं देख तो लूं मैं प्री में अच्छा करके आया हूं कि नहीं आया हूं, कि मैं प्री निकालने लायक बना कि नहीं बना, तो उसके बाद अगर तैयारी करोगे तो फिर देखते ही रह जाओगे, अगले साल का वेट करना फिर, क्योंकि इस साल की अपॉर्चुनिटी तो फिर चली जाएगी हाथ से। तो जीए इसमें एक नया इंक्लूड हो जाता है, जीए आता है जो कि आपका 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 मार्क्स का पेपर होता है और 35 मिनट इसमें आपका सेक्शनल टाइम रहता है। फिर इंग्लिश आती है, इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस रहते हैं, 40 मार्क्स एंड 35 मिनट्स की आपकी ड्यूरेशन रहती है, 35 मिनट आपको इसमें मिलते हैं। फिर मैथ्स का सेक्शन आता है जिसमें 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स और 45 मिनट का टाइमर रहता है इसमें सेक्शनल टाइम। और रीजनिंग एंड कंप्यूटर, कंप्यूटर नहीं आती है, केवल रीजनिंग आती है, बस नाम दे दिया रीजनिंग एंड कंप्यूटर, केवल रीजनिंग आती है। 50 क्वेश्चंस रहते हैं, 60 मार्क्स के रहते हैं और 45 मिनट इसमें भी आपको मिलता है। हर एक सब्जेक्ट में, हर एक पार्ट में सेक्शनल टाइमिंग इंक्लूड रहेगी आपकी।
टोटल 190 क्वेश्चंस, 200 टोटल मार्क्स और 2 आवर 40 मिनट का टोटल आपको कंपोजिट टाइम मिलेगा, जिसमें से सेक्शनली डिवाइडेड है। जीए के लिए इतना, इंग्लिश के लिए इतना, क्वांट के लिए इतना और रीजनिंग के लिए इतना। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद ईच टेस्ट विल हैव अ सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन्ड अबव, हर एक टेस्ट के लिए सेपरेट टाइमिंग होगी। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट, नेगेटिव मार्किंग मेंस में भी रहेगी, अगर आपने कोई गलत किया तो उसमें भी नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, जो कि 1/4 रहेगी 0.25 की। आगे देखते हैं पे स्केल। अब सबसे बड़ी बात कि सब पे स्केल क्या रहता है कि मतलब एक जो हम मेहनत कर रहे हैं उस चीज से हमें मिलेगा क्या, तो आपको मिलेगा एक हैंडसम अमाउंट, बहुत बढ़िया अमाउंट मिलेगा एक बिगिनर के लिए जो 23-24 साल के अभी हुए हो, 22-23-24 साल जिसका एग्जाम निकलेगा, एक बहुत ही अच्छी सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी एज ऑफ क्लर्क। कितनी है? बेसिक पे 26,000 है, 26,730 और अदर अलाउंस वगैरह इसमें ऐड कर करा के जो इसकी जो फाइनल सैलरी बनती है वो बनती है 46,000 प्लस। इस सैलरी की जो प्रूफ है, जो एक रिसेंट ज्वाइनी है, हमने उसकी सैलरी स्लिप हमारे चैनल पर डाल रखी है, तो आप उसकी वीडियो को भी देख सकते हैं कि क्या सच में इतनी सैलरी मिलती है जो रिसेंट न्यू ज्वाइनी होते हैं, तो आप देखिएगा उसको, है ना। और बस इतना ही था जो मुझे बताना था, इंपॉर्टेंट डिटेल्स, कब से आपकी नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गई है, कितनी वैकेंसीज है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।